अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला ने करम अता फरमाया है। सर, सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब आज बढ़ेंगे। शो में हम डिस्कस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है वो किस स्टेज पर पहुंचा है। अच्छा हाँ, इस हवाले से बहुत इबाम है कि वो किस स्टेज पर पहुंचा है, उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, अभी पहला स्टेज चल रही है। इसके 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है जब समरी ऑफ एविडेंस और ये सब कुछ शर्तें की जाती हैं। सेकंड ट्रायल है और थर्ड फिर कन्विक्शन की स्टेज है। अभी उनकी समरी ऑफ एविडेंस की स्टेज चल रही है, जिसमें उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो गवाह हैं उनकी गवाहियां रिकॉर्ड की जा रही हैं और उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो उनके सामने रखे जा रहे हैं। उनके खिलाफ जो गवाह हैं वो उन गवाहों पर जिरा कर रहे हैं और अपने हक में अपनी बेगुनाही के लिए अगर उनके पास कुछ सबूत है तो पेश कर रहे हैं। ये फील्ड कोर्ट मार्शल का पहला स्टेज है, जिसमें मुल्जिम और इस्तगासा दोनों जो हैं अपनी-अपनी शहादतें, अपने-अपने सबूत पेश करते हैं। वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करते हैं, ये अपनी जो इनके पास उनके खिलाफ सबूत हैं वो पेश करते हैं, जिसकी बुनियाद पे फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई होती है। जो गवाह हैं वो गवाह पेश किए जाते हैं। वो जनरल फैज़ के वकील उन गवाहों पे जिरह भी कर सकते हैं। ये समरी ऑफ एविडेंस के दौरान ही कर सकते हैं वो। ओके, ये गवाही सच्ची है, ये बुरी है, फिर जो सबूत हैं उनका जवाब वो देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फोरेंसिक, जो भी सबूत, इसे समरी ऑफ एविडेंस, ये सारी स्टेज इस वक़्त जारी है और उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं, उनसे उनका जवाब लिया जा रहा है, जो उनके खिलाफ गवाह हैं वो उनके सामने वो गवाही दे रहे हैं। खुद जनरल फैज़ ने भी इसके एंड पे अपना बयान रिकॉर्ड कराना है। जनरल फैज़ का ये जो सारा नेटवर्क है, ये आईएसआई ने क्रैक डाउन नहीं किया है, ये एमआई ने क्रैक डाउन किया है। उनके खिलाफ सबूत हैं, जो इन फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जो इंक्वायरी है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने की है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ही एक कर्नल इसको आगे जो सारे एविडेंस हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई ने की हुई है, वो आईएसआई ने नहीं की। तो अभी बहुत पहली स्टेज है समरी ऑफ एविडेंस की। सेकंड स्टेज में फील्ड कोर्ट में जब ये समरी ऑफ एविडेंस बन जाएगी, तो फिर ये भेजी जाएगी जैक ब्रांच को, एडजूटेंट जनरल को। वो उसके बाद इस पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर बिठाने का हुक्म जारी करेंगे। फिर ट्रायल शुरू होगा और फिर चार्ज फ्रेम होगा। और वो बहुत चंद दिनों की बात होती है। जब वो ट्रायल मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके फैसले के लिए आर्मी चीफ को भेजा जाता है, जो तौसीक करते हैं, जिसके बाद कन्विक्शन अनाउंस की जाती है। तो अभी समरी ऑफ एविडेंस की स्टेज है, जहां उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं, उनसे उनका जवाब लिया जा रहा है, वो अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो अपनी बेगुनाही में कुछ गवाह पेश करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, तो वो पेश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में इस वक़्त कार्रवाई है और एमआई इसको कोऑर्डिनेट कर रही है बाकी फ़ौज के साथ। तो जो लोगों का ख़्याल है कि अभी ट्रायल शुरू हुआ है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी फील्ड कोर्ट मार्शल भी नहीं बैठा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इस समरी ऑफ ट्रायल के बाद बैठता है, जब ये तय हो जाएगा कि उनके ऊपर क्या चार्जेस फ्रेम होंगे और कौन से चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे। फौज के कवायद के तहत अगर ये समरी ऑफ एविडेंस के बाद फौज इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके खिलाफ सबूत नाकाफी हैं और ट्रायल नहीं बनता, तो यहाँ से भी जो है एक्विटल हो जाता है, इस स्टेज से भी। क्योंकि अगर कोई अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर दे और आपके शवाहिद और उसकी बेगुनाही के सबूत मैच करें और अब बंदा बेगुनाह निकले, तो यहाँ से एक्विटल हो जाता है। यहाँ से आगे ट्रायल पे फिर बात नहीं जाती है। लेकिन अभी जनरल फैज़ के खिलाफ तो एक्विटल का कोई चांस नहीं है। बहुत सख्त शवाहिद हैं उनके खिलाफ और वो जो और लोग हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, गवाहियाँ की जा रही हैं और बुलाया जा रहा है। जी। तो सर, ये सारा मामला जो है कितनी देर में वाइंड अप होता हुआ आपको नजर आ रहा है?
जो समरी ऑफ एविडेंस वाला मामला है, ये एक ज़रा तफ़सीली मामला है। इसमें शहादतें इकट्ठी होनी हैं, सबूत सामने रखने हैं। जनरल फैज़ उनका जवाब देने के लिए मोहलत भी ले सकते हैं कि मुझे ये शवाहिद दिखाए हैं, मैं इनका जवाब देने के लिए मुझे मोहलत चाहिए। तो इसमें कोई टाइम लग जाता है, महीने के करीब 20-21 दिन, महीना लग जाता है। और कौन-कौन को अक्यूज़ है, उसकी भी साथ-साथ शवाहिद होते हैं, उसकी भी बेगुनाही है, उसका भी गुनहगार होने का। तो इस सब में जिरह होनी होती है। वो जो इस्तग़ासा के गवाह हैं, उनके ऊपर फैज़ साहब के वकील जो हैं जिरह करेंगे और को अक्यूज़्ड के वकील जिरह करेंगे। ये प्रोसेस महीना ले लेता है। उसके बाद जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बैठ जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो वो को 8-10 दिनों का काम है, 12 दिनों का काम है और उसके बाद फिर कन्विक्शन है, वो तेज़ हो जाता है। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें सारी एविडेंस इकट्ठी करनी है, एविडेंस मुल्ज़िम के आगे रखनी है, उसको बताना है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, उससे हर इल्ज़ाम का जवाब लेना है कि वो उस इल्ज़ाम का जवाब क्या देता है। मतलब जो-जो भी फैज़ साहब पर इल्ज़ामात हैं, वो उनके सामने रखे जाएँगे, उनसे उनका जवाब लेना है, उनका बयान लिखना है। तो इस सारे प्रोसेस में 1 माह के करीब लग जाता है, कई दफ़ा ज़्यादा भी लग जाता है अगर ज़्यादा गवाह हों, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो। इस सूरत में भी ऐसा ही है, तो मुझे लगता है 1 माह तो यकीनन लग जाएगा। सर अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कच्चे के डाकुओं को लेकर। तो ये क्यों इतने मजबूत हैं? इनको एक दफा जड़ से उखाड़ कर खत्म क्यों नहीं किया जा पा रहा? देखिए, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। अभी पीछे ही छोटू गैंग का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें फ़ौज ने भी और रेंजर्स ने भी हिस्सा लिया था और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। और छोटू गैंग ने फिर सरेंडर किया था और उसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और रेंजर्स सब ने दिया था। तब भी इसी तरह पुलिस वाले शहीद हो गए थे और जब लॉन्च में पुलिस वाले उन पर कच्चे के इलाके में जा रहे थे, तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी थी, तो 8-9 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। तो ये कच्चे के इलाके का ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, ये 9 किलोमीटर का इलाका है। लेकिन मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अब ये जो 12 पुलिस वाले मरे हैं, इनकी गाड़ी जो है वो कमाल शुगर केन का जो गन्ना जहाँ लगा होता है, उस जगह फँसी है पानी में और फिर उन्होंने आके भई जो कच्चे का इलाका है, वहाँ पर ये डाकुओं को गन्ना उगाने कौन देता है? वहाँ ये फसलें कौन उगाने देता है? वहाँ एक बैरन लैंड होनी चाहिए ताकि दूर तक नज़र आए। इन फसलों की आड़ में ये डाकू छुपते हैं, भागते हैं, फँसते हैं। तो अगर 2 साल ये गन्ना नहीं भी उगेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अब इस वक़्त अजीब सूरत-ए-हाल है। इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से गाड़ियों को मारा है और रॉकेट लॉन्चर मारे हैं, जिसका मतलब है इनके पास जदीद असलहा है। लेकिन इत्तलात हुकूमत की ये है कि इस बार हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने हेलीकॉप्टर गिराने वाली बंदूकें भी और रॉकेट भी ले लिए हुए हैं। अगर इस वक़्त फ़ौज हेलीकॉप्टर से भी इनके ऊपर हमला करती है, तो ये इस बात का खदशा मौजूद है कि ये एक आधा हेलीकॉप्टर गिरा देंगे और इनके पास ऐसा असला मौजूद है जिससे हेलीकॉप्टर गिराया जा सकता है। लिहाज़ा आज तो यही तय हुआ है आला सतह पर कि ड्रोन्स के ज़रिए इनके ऊपर हमला किया जाए और फ़ौज से ड्रोन हासिल किए जाएँ या तुर्की से स्मॉल ड्रोन्स मँगाए जाएँ, जिनके ज़रिए इन इलाकों पर हमला किया जाए। लेकिन मुस्तकिल हाल के लिए ये इलाके क्लीन करने पड़ेंगे, 2-3 साल यहाँ फसलें नहीं होंगी और जो मुकामी सरदार इनकी प्रोटेक्शन देते हैं, सबसे पहले तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उनकी प्रोटेक्शन की वजह से ये टेक्निकली अरबों रुपए का खेल है, जिसमें सिर्फ़ अगवा बराए तावान की सालाना आमदन 1 अरब रुपए से ज़्यादा है। 12 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, पंजाब पुलिस का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये हर साल हो जाता है, हर ऑपरेशन में हो जाता है। पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, पिछली दफ़ा हुआ तो फिर हमने फ़ौज के हेलीकॉप्टर मँगा लिए। इस बार जो डाकू हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर गिराने का बंदोबस्त किया हुआ है, तो अब हेलीकॉप्टर भी नहीं चलेंगे। अब क्या ड्रोन मँगाएँगे, अगली दफ़ा वो ड्रोन भी पता नहीं गिराने की सलाहियत ले लें। तो वो पूरा साल असला जमा करते हैं इसके लिए कि जब हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो तो हमने पुलिस को शिकस्त देनी है, रेंजर्स को शिकस्त देनी है। मेरे ख़्याल में एक बहुत ही क्लियर ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, जिसके बाद इस इलाके क में बिल्कुल फ़सल उगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कोई बांध सारे तोड़ देने चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई ऐसा हाइड आउट बाकी ना रहे। क्योंकि ये तो पंजाब और सिंध के जो संगम के ऊपर ये 9 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने तो अपने लिए एक ऐसा हाइड आउट बनाया हुआ है जहाँ ना कोई पुलिस जा सकती है, ना रेंजर जा सकता है, ना कोई जा सकता है और बड़ी जानों का इसमें नुकसान भी हो गया है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। 25 अगस्त को अहम मुलाकात होगी गवर्नर हाउस में और जो कमेटी
क्या नाम दिया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीटिंग में जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका भी नाम आ गया है। तो पावर शेयरिंग को लेकर 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में अहम मुलाकात होगी। इसके मुतालिक अंदर की बात क्या है? वो तीन दो डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी की। एक ये है कि वो कहते हैं कि मुल्तान में हमारी सीटें मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा हैं, लिहाजा हुकूमत ने मुल्तान की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है सरकारी, उसकी सदारत पीपल्स पार्टी के पास होनी चाहिए। इसी तरह वो कहते हैं रहीम यार खां में भी हमारी सीटें नून लीग से ज़्यादा हैं, लिहाजा वहाँ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी सरबराही भी पीपल्स पार्टी के पास होनी चाहिए। तीसरा गिला उनका ये है कि आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए थे और मरियम नवाज उनको लेने एयरपोर्ट नहीं गई प्रोटोकॉल के तहत, जो गलत बात है। मुराद अली शाह शहबाज शरीफ को लेने जाते हैं, अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो एक ये गिला है, ये तीन है। लेकिन मैं आज एक और बात भी आपके साथ करना चाहता हूँ, वो इमरान खान की जो गुफ्तगू है जेल में, उसके ऊपर। इमरान खान ने कहा है कि उनको रात को पैगाम मिला कि जी बड़ा ब्लडशेड हो जाएगा और जलसा मुलतवी करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया आपको किसने पैगाम दिया, तो वो मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा रात को आपको कॉल कैसे हुई? वो मुस्कुरा गए। इसका मतलब है उनको एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता था और एस्टेब्लिशमेंट उनसे रात को बात कर रही थी। अब देखिए ना, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मर्जी की बात कर रही हो तो फिर तो वो नहीं बताता कि किससे बात हो रही है। अगर मर्जी की बात ना कर रही हो तो फिर नाम लेना शुरू कर देता है, मुझे डर्टी हैरी की कॉल आई थी, मुझसे नदीम अंजुम ने बात की, मुझे फलान ने राशिद ने ये कहा, मुझे यूं बाजवे ने ये कहा। आज भी बता देते जब सहाफियों ने सवाल किया कि रात कौन सा कर्नल उनके पास आया था और उस कर्नल ने उनका कैसे बाजू मरोड़ा के वो उसके बाद जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार हो गए। कर्नल ने क्या कहा, रोटी बंद कर देंगे। कर्नल ने कहा आपको फायर मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। कर्नल ने क्या तड़ी लगाई कि आप आधी रात को जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार हो गए और आपने फोन किया और उसके बाद आधी सुबह सुबह 7 बजे आप सवाती को मिलकर कहते हैं जलसा मुलतवी कर दें। तो इमरान खान को हकीकत बतानी चाहिए थी ना कि किस कर्नल के नीचे लग गए हैं वो, और किस कर्नल ने जब उनकी तरफ छड़ी छड़ी करके कहा जलसा मुलतवी करना है कि नहीं करना, तो खान साहब ने भीगी बिल्ली बन के जलसा मुलतवी कर दिया। आज वो कौम को बताते हैं उस कर्नल का नाम भी कि फलां कर्नल साहब आए सन तो मैं बड़ा डर गया और मैंने जलसा मुलतवी कर दिया। आज तो अब नाम लेने की हिम्मत नहीं थी, आज मर्जी की बात थी, जान फंसी हुई थी। बाकी वो पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो गंडापुर को गालियां निकाल रहा है। मैंने देखा है कि जी गंडापुर कॉम्प्रोमाइज है। भाई पूरी पीटीआई कॉम्प्रोमाइज है, इमरान खान भी कॉम्प्रोमाइज है, आप बेफिक्र रहें। जो अलीमा खान की गुफ्तगू है, अलीमा खान तो खुद को हीरो बना के रिप्लेस करना चाहती है इमरान खान को, और वो चाहती है कि वो खुद हीरो बन जाए, इसलिए वो रोज बात करती है और पीटीआई के जो लोग उसके खिलाफ है उनके खिलाफ रोज बयान देती है। बहरहाल इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया है और वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के फुल थल्ले लगे हुए हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।